की किसी भी सल्तनत के मजबूत होने के पीछे कई बड़े फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी भी सल्तनत के कमजोर या फिर खत्म होने के पीछे कई बड़ी वजह होती हैं। और उन्हीं बड़ी वजहों में से एक वजह बड़ी बड़ी जंगों का होना भी होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जंगें जिस तरह से किसी भी सल्तनत को चंद लम्हों के अंदर ही अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस रिएक्शन देने आ रहे हैं आर नेटवर्क चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे देखिएगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की वीडियो फिर से सल्तनत उस्मानिया के ऊपर है। सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म होने में यानी कि बर्बाद होने में 5 ऐसी जंगें थी जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए गई और होते होते एंड में पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। यानी कि एक सुपर पावर जो सल्तनत थी जिसने सबसे लंबे वक्त में दुनिया पर राज किया, यानी कि 600-700 साल लगभग उसने हुकूमत की और सुपर पावर की हैसियत रखने वाली सल्तनत उस्मानिया 5 जंग अगर ना होती तो सल्तनत उस्मानिया शायद आज तक कायम होती, शायद। लेकिन ये 5 जंगें ऐसी ख़तरनाक जंगें थी जिसमें सल्तनत उस्मानिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो गई कि वो हत्ता के आज पूरा ख़त्म हो चुका है। दुनिया के 3 हिस्से हुकूमत करने वाली सबसे बड़ी हुकूमत जो इन 5 जंगों की वजह से ख़त्म हो गई है। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो 5 जंग कौन सी थी, कब हुई थी और किन किन वक्तों में हुई थी। पूरी जानकारी पूरी तफसील से इस वीडियो के हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को खूब शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो जिस तरह से दुनिया की किसी भी सल्तनत के मजबूत होने के पीछे कई बड़े फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी भी सल्तनत के कमजोर या फिर खत्म होने के पीछे कई बड़ी वजह होती हैं। और उन्हीं बड़ी वजहों में से एक वजह बड़ी बड़ी जंगों का होना भी होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जंगें जिस तरह से किसी भी सल्तनत को चंद लम्हों के अंदर ही तरक्की के मामले में आसमान पर पहुंचा देती हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही चंद लम्हों के अंदर बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनत का नाम भी इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती हैं। और बड़ी बड़ी जंगों का ही नतीजा होता है कि एक ताकतवर सल्तनत को ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए भुला देती है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इतिहास की 5 ऐसी बड़ी और खतरनाक जंगों का जिक्र करेंगे कि जिन जंगों के बारे में इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर ये जंगें ना होती तो शायद इतिहास की एक मशहूर और ताकतवर सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया आज भी बाकी होती। यानी सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने में इन 5 जंगों ने एक अहम और बड़ा किरदार अदा किया था। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने में एक अहम किरदार अदा करने वाली इन 5 जंगों की लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है बैटल ऑफ सेनेट गाथर्ड का। आपको बताते चलें कि ये जंग 1 अगस्त सन 1664 को लड़ी गई थी और ये वो दौर था कि जब सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। इस जंग में उस्मानी तुर्कों का मुकाबला ऑस्ट्रिया के साथ था, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग में उस्मानी तुर्कों को ऑस्ट्रिया के मुकाबले में बड़ी फौज होने के बावजूद भी खतरनाक हार का सामना करना पड़ा था और लगभग 10,000 तुर्क सिपाही इस जंग में शहीद हो गए थे। वैसे तो उस्मानी तुर्कों के लिए ये यूरोप में इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी हार तो थी ही, इसके साथ साथ उस्मानी तुर्कों के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब यूरोप के लोगों को इस बात का एहसास हो चुका था कि सुपर पावर की हैसियत रखने वाले उस्मानी तुर्कों को हराना नामुमकिन काम नहीं है, बल्कि अगर कोशिश की जाए तो उस्मानियों को भी आसानी के साथ हराया जा सकता है। और यही सल्तनत उस्मानिया के लिए सबसे बड़ी नुकसान की बात थी। इन 5 जंगों की लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है बैटल ऑफ ज़ंटा का। आपको बताते चलें कि इस जंग में भी सल्तनत उस्मानिया का मुकाबला ऑस्ट्रिया के साथ था और ये जंग सन 1697 में लड़ी गई थी। सन 1697 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी मुस्तफा सानी अपनी एक ताकतवर फौज लेकर बलगराज से गुजरते हुए हंगरी में दाखिल हुए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया की फौज की कमान उस वक्त शहजादे यूजीन के हाथों में थी, वही शहजादा यूजीन कि जो उस दौर में यूरोप का सबसे ताकतवर और सबसे ज़हीन जर्नल माना जाता था। इन दोनों फौजों का आमना सामना 11 सितंबर सन 1697 को लफ्साहिल ज़ंटा के मकाम पर हुआ। यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने एक ऐतिहासिक गलती की। उन्होंने ये फैसला किया कि इस नदी को पार करने के लिए एक पुल को बनाया जाए ताकि उस पुल के जरिए से हम अपने बहुत सारे सवारों और तोपों को नदी के उस पार ले जा सकें। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया का पैदल दस्ता इस पुल के जरिए से नदी को पार कर रहा था, उसी वक्त अचानक से शहजादे यूजीन ने उस दस्ते पर हमला कर दिया। बदकिस्मती से उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में अंदरूनी तौर पर भी एक दूसरे से बगावत चल रही थी। उस्मानी फौज में मौजूद बड़े बड़े जर्नैल आपस में ही एक दूसरे को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से सल्तनत उस्मानिया अचानक से होने वाले इस हमले को बर्दाश्त न कर सकी और एक एक करके तुर्क सिपाही शहीद होना शुरू हो गए। देखते ही देखते सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर फौज पीछे मुड़कर भागने पर मजबूर हो गई। एक आंकड़े के मुताबिक इस जंग में लड़ते हुए लगभग 26,000 उस्मानी फौजी शहीद हुए थे, जिसमें सदर आजम और 4 बड़े अफसर भी शामिल थे। इसके अलावा लगभग 10,000 उस्मानी फौजी इस नदी को पार करने की कोशिश में शहीद हो गए थे। आपको बताते चलें कि इस वक्त
सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी मुस्तफ़ा सानी नदी के दूसरे छोर पर खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे, मगर चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार बड़े बड़े अफसरों के समझाने पर मुस्तफ़ा सानी ने भी वापस होने का फैसला किया और यूरोप के खुफिया रास्तों से होते हुए वो कुस्तुनतुनिया पहुंचने में कामयाब हो गए थे। मगर इस जबरदस्त हार ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के सुपर पावर के टाइटल पर एक दाग लगा दिया था, बल्कि साथ ही साथ उस्मानी फौज के बुरे दिनों को भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, इन 5 जंगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है बैटल ऑफ वयाना का। बैटल ऑफ वयाना सन 1683 में उस वक्त लड़ी गई थी कि जब हंगरी की ईसाइयों की एक जमात ने ऑस्ट्रिया से अलग होकर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान की बैयत कर ली थी। आपको बताते चलें, इस मौके को गनीमत जानते हुए सल्तनत उस्मानिया के सदर आज़म यानी करा पाशा ने वयाना पर हमला करने का फैसला किया और सोचा कि किसी तरह से अब वयाना को भी फतह कर लिया जाए। सन 1683 में करा पाशा लगभग 2,75,000 की फौज लेकर वयाना की तरफ रवाना हुए। दूसरी तरफ वयाना के शहंशाह के पास सिर्फ और सिर्फ 35,000 की फौज ही मौजूद थी, जिसमें से लगभग 11,000 फौजी वयाना शहर के अंदर ही तैनात किए गए थे। वयाना के शहंशाह ने अब उस्मानियों से मुकाबला करने के लिए पोलैंड के सुबेस्की से मदद मांगी। पोलैंड के सुबेस्की ने भी ऑस्ट्रिया के शहंशाह की 50,000 फौजियों से मदद करने का वादा किया, मगर परेशानी की बात ये थी कि सुबेस्की को वयाना तक पहुंचने के लिए लगभग 8 हफ्तों का टाइम चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ उस्मानियों की बड़ी फौज तो वयाना के दरवाजों पर दस्तक दे चुकी थी। लेकिन फिर भी सुबेस्की ने 50,000 की फौज लेकर पोलैंड से अपना सफर तेजी के साथ शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उस्मानियों के सदर आज़म यानी करा पाशा ने एक बड़ी गलती की, क्योंकि करा पाशा अगर चाहते तो इतनी बड़ी फौज की मदद से चंद लम्हों में ही वयाना शहर को फतह कर सकते थे। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि करा पाशा को अपनी 2,75,000 की फौज पर बड़ा नाज था और वो ये सोच रहे थे कि हम तो इतनी बड़ी फौज की मदद से हर हाल में जीत ही जाएंगे। इसके अलावा करा पाशा को एक बात का लालच भी था, और वो लालच ये था कि वो चाहते थे कि हर हाल में वयाना की फौज खुद सरेंडर करके अपने सारे मालो दौलत को मेरे सामने पेश करे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो आम हमले का हुक्म देंगे तो आम हमले की मदद से उस्मानियों को जो जीत नसीब होगी, उस जीत के बाद मिलने वाला सारा मालो दौलत फौज में बराबर बराबर बढ़ जाएगा और इस कंडीशन में सारा मालो दौलत मेरे पास नहीं आ पाएगा। करा पाशा की इन्हीं सारी गलतियों की वजह से सल्तनत उस्मानिया को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि जहां एक तरफ करा पाशा इस जंग में ढील डाले हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुबेस्की बड़ी तेजी के साथ पोलैंड से वयाना का सफर शुरू कर चुका था और बहुत जल्द ही सुबेस्की अपनी 50,000 की फौज लेकर वयाना की फौज में शामिल हो गया। सुबेस्की ने वयाना पहुंचते ही वयाना की फौज के साथ मिलकर एक खुफिया रास्ते से शहर के बाहर खड़ी उस्मानी फौज पर अचानक से हमला कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा तेज और खतरनाक था कि बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी उस्मानी इसको बर्दाश्त न कर सके और आखिरकार एक एक करके पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हालांकि हर जंग की तरह इस जंग में भी सल्तनत उस्मानिया की स्पेशल फौज यानी जेनिसरीज ने भरपूर मुकाबला किया और अपने दुश्मनों को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर भी किया। लेकिन कम तादाद में होने की वजह से अब एक एक करके जेनिसरीज भी शहीद होना शुरू हो गए थे और इस जंग में लातादाद जेनिसरीज सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जंग में जीत के बाद वयाना की फौज को लगभग 300 तोपें, 9,000 गोला बारूद की गाड़ियां और लगभग 25,000 खेमे माले गनीमत के तौर पर हाथ लगे थे, जो यकीनन सल्तनत उस्मानिया का बहुत बड़ा नुकसान था। इन 5 जंगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बैटल ऑफ अंकारा का। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग तो इस जंग के बारे में पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये वही जंग थी कि जिसमें सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी बायजीद का मुकाबला दुनिया की एक बड़ी ताकत यानी अमीर तैमूर के साथ हुआ था। वही अमीर तैमूर कि जिसने हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर राज किया था। आपको बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया के शुरू के दिनों में उस्मानी सल्तनत को जितना नुकसान अमीर तैमूर ने पहुंचाया था, इतना शायद बाद में कोई भी नहीं पहुंचा सका था, क्योंकि अमीर तैमूर ने बैटल ऑफ अंकारा में सल्तनत उस्मानिया का वो हाल कर दिया था कि जिसकी वजह से अब दुनिया को ये लगने लगा था कि अब शायद उस्मानी सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जंग 20 जुलाई सन 1402 में लड़ी गई थी। इस जंग में उस्मानियों को न सिर्फ जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, बल्कि उस्मानियों के सुल्तान यानी बायजीद को अमीर तैमूर ने कैदी भी बना लिया था और इसी कैद में गम की वजह से ही सुल्तान बायजीद की मौत भी हो गई थी। आपको बताते चलें कि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अगर अमीर तैमूर उस दौर में सल्तनत उस्मानिया पर हमला करके उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, तो शायद आगे चलकर पूरे के पूरे यूरोप पर उस्मानियों का ही राज होता, क्योंकि जिस दौर में अमीर तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया की ईंट से ईंट बजाई थी, ये वो दौर था कि जब उस्मानी यूरोप के इलाके को बड़ी तेजी के साथ फतह कर रहे थे। लेकिन अमीर तैमूर से हार के बाद अब उस्मानियों को दोबारा से खड़े होने में एक लंबा वक्त लग गया था। दोस्तों, इन 5 जंगों की लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, यानी प्रथम विश्व युद्ध का। आपको बताते चलें कि पहला वर्ल्ड वॉर सन 1914 में शुरू हो चुका था, लेकिन शुरू में तुर्की ने जंग अजीम फर्स्ट में कूदने का फैसला नहीं किया था, मगर फिर भी तुर्की को हमेशा ये खतरा सता रहा था कि हो न हो एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी रशिया उसके ऊपर हमला जरूर करेगा, क्योंकि पिछली कई जंगों में जो नुकसान सल्तनत उस्मानिया को रूस ने पहुंचाया था वो किसी और ने नहीं पहुंचाया था। इसीलिए सल्तनत उस्मानिया ने ये फैसला किया कि रूस के हमलों से बचने के लिए जरूरी है कि हम रूस के सबसे बड़े दुश्मन यानी जर्मनी से हाथ मिला लें, और अब इस तरह से उस्मानी सल्तनत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद चुकी थी। लेकिन अभी भी सल्तनत उस्मानिया ने ब्रिटेन, फ्रांस या फिर इटली के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया था, मगर ये कसर भी उस वक्त पूरी हो गई कि जब ब्रिटेन ने सल्तनत उस्मानिया के उन 2 समुद्री जहाजों को जब्त कर लिया कि जो 2 समुद्री जहाज तुर्की के आम लोगों के चंदे से बनाए गए थे। बस अब इस हादसे के बाद
सल्तनत उस्मानिया ने बरतानिया के खिलाफ भी अब जंग का ऐलान कर दिया और इस तरह से अब सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद चुका था। शुरू में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सल्तनत उस्मानिया और उसके जर्मनी जैसे सारे साथी इस जंग को जीत लेंगे, मगर फिर धीरे धीरे जब अंदरूनी तौर पर गद्दारियां शुरू हुई तो जंग का पूरा नक्शा बदलता चला गया और सल्तनत उस्मानिया टुकड़ों में बढ़ती चली गई। अफसोस की बात यह है कि अभी तक सल्तनत उस्मानिया ने इतिहास में जितनी भी जंगें हारी थी उन जंगों में हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस्मानियों को नुकसान उठाना पड़ता था, मगर वर्ल्ड वॉर की हार के बाद तो सल्तनत उस्मानिया ने अपना वजूद ही खो दिया और इतिहास की एक ऐसी सल्तनत कि जो पिछले 700-800 साल से हमारी दुनिया में कायम थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, ये हमारा रिएक्शन जो हमने देखा सल्तनत उस्मानिया जो सुपर पावर थी, 5 ऐसी जंगों की वजह से पूरी वो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। जो आखिरी जंग थी जिसे वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया, वो भी जंग लगभग वो जीत रही थी, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो जंग को हार गई और पूरा नक्शा पलट गया और आज सल्तनत उस्मानिया पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सबसे अहम मामला यह है गद्दार जिस मुल्क में जिस कौम में होंगे वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो गद्दारी बहुत ख़राब चीज़ है। ये गद्दार बहुत ख़राब लफ्ज़ है ये कि जिसका खाया वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। गद्दार का मामला ये है। तो इस गद्दार को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए, चाहे कोई भी कौम में हो, कोई भी मुल्क में, किसी भी चीज़ में भी हो। गद्दारी का लेबल जहाँ लगा वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये गद्दार हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई भी कौम हो, कोई भी मुल्क हो, हमेशा आबाद रहे और ताकतवर रहे, मजबूत रहे। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो हमारी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।